बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वैसे तो इन्वेंट्री का जो टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करना है अपनी अ, आगे वीडियोस में, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे जो इन्वेंट्री होती है हमारे पास, उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। उसको डिटरमिन करने के अकाउंटिंग में दो मेथड्स हैं, ठीक है। और वो मेथड्स मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा, इसकी रीज़न जो है वो आपको ड्यूरिंग द वीडियो जो है आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि पहला जो मेथड है वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा जो मेथड है वो है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये डिटरमिन करते हैं हमारे रिपोर्टिंग पीरियड एंड के ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी और उसका बैलेंस। अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं हम परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जहाँ भी फॉलो हो रहा होता है उसमें ये होता है कि जब भी इन्वेंट्रीज कभी परचेज होती हैं तो हमेशा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होता है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स पेबल या बैंक क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी परचेजेस होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा। इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, ठीक है, एसेट डेबिट हो जाएगा। और जब कभी इन्वेंट्री हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो भी इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, अब जब सेल होती है तो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं और ये होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में फायदा ये होता है कि किसी भी पॉइंट इन टाइम में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ये बता रहे होते हैं कि हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस ऑन हैंड क्या है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी तक कितनी रिकॉर्ड हो चुकी है। ये हमें परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हमें ये पता चल सकता है, किसी भी वक्त हम ये पता कर सकते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इस तरह नहीं होता कि जैसे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होता है हमें इन्वेंट्रीज का बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चल जाए। नहीं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये नहीं होता। फर्क क्या है इन दोनों में? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जब भी कभी इन्वेंट्री परचेज की जाती है तो इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट नहीं करते बल्कि परचेजेस का अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है कि जब भी कभी सेल्स होती है और आप सेल्स की एंट्री करते हैं तो उसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक अजम्पशन ये होती है कि जो भी हम परचेजेस कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड वो परचेजेस जो हैं वो हमारी इन्वेंट्री वो सेल हो जाएगी। ये एक अजम्पशन होती है उस सिस्टम के अंदर, इसीलिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर सेल की ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, और उस सिस्टम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस भी नहीं होता क्योंकि आप इन्वेंट्री अकाउंट यूज ही नहीं कर रहे, तो आपको इन्वेंट्री का अप टू डेट बैलेंस मिल भी नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस से आपको ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल सकता है ना आपको इन्वेंट्री का बैलेंस पता चल सकता है, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक है सिस्टम का। अब मैं आपको ये पहले ये दिखाता हूँ कि इन दोनों सिस्टम्स के तहत परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से अगर हम ट्रायल बैलेंस देखें तो हमारा ट्रायल बैलेंस कैसा होगा, हमें कैसा ट्रायल बैलेंस नजर आएगा। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये एग्जांपल है ये एक बिजनेस का ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2021, ठीक है।
और ये है ट्रायल बैलेंस बना हुआ है अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब आप इस ट्रायल बैलेंस को देखें, इसमें आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2021 पे, लेकिन जो इसमें इन्वेंट्री का अकाउंट नजर आ रहा है वो आपको दिखा रहा है 1 जनवरी 2021। इसका मतलब ये बिगिनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री दिखा रहा है आपको। दूसरा जो इसके अंदर अकाउंट है वो इसमें परचेज रिटर्न का भी अकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, परचेज रिटर्न का जो अकाउंट है वो, जब भी मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स रिटर्न का अकाउंट हो या परचेज रिटर्न का अकाउंट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है और परचेज रिटर्न जो है वो परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो जो भी इन्वेंट्री आप रिटर्न करते हैं सप्लायर को, उसमें आप परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब तीसरा अकाउंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे परचेजेस का। ठीक है, जो भी आपने इन्वेंट्री परचेज की वो परचेजेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने। अच्छा, अब इस पूरे ट्रायल बैलेंस में मुझे इन्वेंट्री भी नजर नहीं आ रही, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री पता कैसे चले? क्लोजिंग इन्वेंट्री जहां कहीं भी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा होता है वहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चलती है। उसमें क्या करते हैं कि जो रिपोर्टिंग पीरियड जब एंड होता है, कोई अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तो उसमें वो या तो कोई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं, उससे उनको पता चलता है कि उनके पास ऑन हैंड इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची हुई है। ठीक है, या वो कोई और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हों जो कि आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हों, और उससे वो देख रहे हो कि इन्वेंट्री इन इन्वेंट्री आउट कितनी हो रही है, और उससे डिटरमिन करें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इतनी पड़ी हुई है एज पर द रिकॉर्ड, और फिजिकली भी इतनी होनी चाहिए। तो ये तरीका है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिटरमिन करने का। हमेशा इस तरह का जब ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा किसी भी बुक में, तो वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी और उसमें ये बताया गया होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो इतने की है हमेशा। और उसका रीजन ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लोजिंग इन्वेंट्री पता नहीं चल सकती। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस होता है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे ना तो इन्वेंट्री का अकाउंट यूज होता है और ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज का अकाउंट कैसे आ गया? ठीक है, ये अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये कैसे आया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसी बिजनेस का अगर ट्रायल बैलेंस देखें आप, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये सेम बिजनेस है। ठीक है, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इसका ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे आपको ये देखें इन्वेंट्री नजर आ रही है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 50,000 यहाँ से। ठीक है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है, बाकी सारी फिगर सेम है, और यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नजर आ रहा है, लेकिन मुझे परचेजेस का अकाउंट कोई नजर नहीं आ रहा है। ना परचेजेस का अकाउंट नजर आ रहा है, ना परचेज रिटर्न का अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है, और मेरी इन्वेंट्री भी नजर आ रही है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नजर आ रही है 560,000। अच्छा, अब ये दोनों सेम बैलेंस है, सेम बिजनेस है, और इनके ट्रायल बैलेंस अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये बने हुए, हमने ये देखे। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि इन दोनों बिजनेस में, इन दोनों ट्रायल बैलेंसेस में, इन दोनों सिस्टम्स में अगर हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो ट्रायल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 560,000 की आ रही है, अगर हम इस ट्रायल बैलेंस से, जो कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस है, अगर इससे कंप्यूट करें तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट करेंगे अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत ट्रायल बैलेंस हमारा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कैसे होती है इस सिस्टम में। ठीक है, अच्छा, और फिर मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कंप्यूट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ले लें परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये परचेजेस का बैलेंस 600,000 है और ये आपने ले लिया, ये परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अच्छा अब ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड कर दें। ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगी
और ये कैसे पता ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री आई कहाँ से ओपनिंग इन्वेंट्री, ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये 100,000 की आपने ओपनिंग इन्वेंट्रीज में ऐड कर दी। फिर आपको जो परचेजेस रिटर्न दिए हुए हैं यहाँ पे 90,000 के, ये वो इन्वेंट्री है जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड सप्लायर को रिटर्न कर दी। ये आप उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और आपके पास एक इन्वेंट्री की फिगर आएगी जिसे आप कहेंगे कि ये इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल थी ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि ये इन्वेंट्री वो थी, ओपनिंग ऐड कर ली, परचेज ऐड कर ली, जो रिटर्न हुआ वो डिडक्ट कर दिया, तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आपके पास आ गई। अब ये जो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से आपने फिजिकल काउंट किया होगा और देखा होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री अब कितनी पड़ी हुई है मेरे पास। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री इस फिगर में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ जाएगी, उस इन्वेंट्री की फिगर आएगी जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड सेल की होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखें आप, यहाँ हमने कंप्यूटेशन बनाई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और हमारा जो है अमाउंट जो है 560,000, ये मैच हो रहा है हमारे उस रिजल्ट से जो हमें परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फिगर आ रही है वहां पे वो भी 50,000 की आ रही है, वो भी उससे मैच हो रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि आपने एक कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बनाई और आपने कुछ फिगर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने डिटरमिन कर दी। अच्छा, अब यही काम मुझे अगर अकाउंटिंग में करना है, यानी कि थ्रू डबल एंट्री सिस्टम अगर ये काम करना है और मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, या मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। मैंने फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा उसमें कुछ एंट्रीज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है तो जो आपके अकाउंट्स होते हैं, खासतौर से रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जाके क्लोज होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लें या ट्रेडिंग अकाउंट कह लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। तो आपको कुछ एंट्रीज करनी होती हैं जिसकी वजह से आपको वो सारे बैलेंसेस ट्रांसफर करने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हम अपनी इनकम स्टेटमेंट जब हमने प्रिपेयर की थी उस वीडियो में बड़ी डिटेल में हम ये देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये 4 एंट्रीज करूंगा। ये मैंने जर्नल एंट्रीज के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिटरमिन करूंगा। और सबसे पहली एंट्री मैंने क्या करी है कि मेरे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 100,000 की, ठीक है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 जनवरी को, ठीक है। और इसको मैंने ट्रांसफर करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास मैंने परचेजेस का जो अकाउंट है उसको भी मैंने क्लोज करना है। तो परचेजेस के अकाउंट को मैंने ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने परचेजेस के अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेजेस का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास है परचेज रिटर्न का अकाउंट। परचेज रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्रेडिट में होता है, ठीक है। इसको भी मैंने क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा, परचेज रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और ट्रेडिंग के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000 की। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, इन्वेंट्री का एक अकाउंट डेबिट करूंगा 50,000 से, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज मैं करूंगा और ये सारी बैलेंसेस मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट टी अकाउंट फॉर्म करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहां से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करूं तो वो कितनी आती है, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी 100,000 की, ये एंट्री नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट मैंने डेबिट किया था और इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में पड़ी थी उसको क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई मेरे पास। सेकंड एंट्री मैंने परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट किया था और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया था, तो ये सेकंड एंट्री भी मेरी पोस्ट हो गई यहाँ पे।
थर्ड एंट्री मेरी ये थी कि परचेज रिटर्न के अकाउंट को मैंने डेबिट किया था और ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर लिया था, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि मेरी आउटसाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, जो कि किसी और तरीके से उन्होंने डिटरमिन करके मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी थी, उसकी मैंने एंट्री करी है यहाँ पे कि इन्वेंट्री अकाउंट जो है डेबिट किया 50,000 से और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इन चारों को देखता हूँ, इन डेबिट और क्रेडिट्स को मैं टोटल करता हूँ, तो मेरे पास 560,000 आना चाहिए, जो कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। ये देखें, ये इन चारों का सम जो है वो आ रहा है 560,000, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करी। अब मैंने यहाँ पे सेल्स को भी ट्रांसफर कर दिया और मैंने अपना ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया, जो कि 290,000 आया, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग बुक्स में मैंने इस तरीके से किया। अच्छा, अब वही क्वेश्चन कि ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आई, ठीक है। ये अब आप जरा देखें कि ये जो एंट्री नंबर 4 है मेरे पास, ये मेरे पास इस रिपोर्टिंग पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो कि अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थी, और मैंने इसको इन्वेंट्री के अकाउंट में डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो जो इसका डेबिट लैग है, वो डेबिट लैग मेरे पास इन्वेंट्री अकाउंट में चला गया। तो ये ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड ये इन्वेंट्री अकाउंट में पड़ा रहेगा, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट में और तो कोई एंट्री होती नहीं। हम ना परचेजेस की एंट्री करते हैं, ना इन्वेंट्री रिटर्न की एंट्री करते हैं, सही है। इसमें हमने सिर्फ एक एंट्री करी है, और वो है हमारी इस पीरियड के क्लोजिंग इन्वेंट्री के बैलेंस की हमने एंट्री करी, इन्वेंट्री को डेबिट किया। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो वहां पे ये 50,000 एज ओपनिंग इन्वेंट्री अपीयर होगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये मेरे पास 100,000 अपीयर हो रहा है 1 जनवरी 2021 पे। क्या हुआ होगा कि पिछले रिपोर्टिंग पीरियड में जब ये एंट्री हुई होगी, एंट्री नंबर 4 इन्वेंट्री डेबिट हुई होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हुई होगी और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो इस अकाउंट के अंदर उसके बाद ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कोई एंट्री नहीं हुई और ये 100,000 यहीं पे रहा। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब हम क्लोजिंग करेंगे, तो उस वक्त जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें हमारे पास ये 50,000 इन्वेंट्री अपेयर होगी एज ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इस पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है उसकी ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो सवाल था कि ये इन्वेंट्री का अकाउंट हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे पास 100,000 ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आ रही है, तो वो इस एंट्री के थ्रू, ये एंट्री नंबर 4 के थ्रू ये इन्वेंट्री का बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अच्छा, और हमने ये भी देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमिन कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आप कुछ अकाउंटिंग की किताबों में देखेंगे कि आपको कुछ ट्रायल बैलेंसेस ऐसे नज़र आएंगे जिसमें आपको सिर्फ परचेजेस की फिगर दी हुई होगी या परचेज रिटर्न की फिगर दी हुई होगी, और आपको ना तो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर होगी ट्रायल बैलेंस में, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे डिटरमिन करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ये उसका तरीका है। और ये डिफरेंस क्यों होता है कि एक जगह पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट आता है, दूसरी तरफ परचेजेस का आता है, तो इसकी रीज़न ये है कि हम कहीं पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं पे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब हमने ये दोनों सिस्टम समझ ली, और आपको ये भी बता दूं कि प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आपको, तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये बता दूं कि अब आपको परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही प्रैक्टिकली नज़र आता है, आपको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस करना था इस वीडियो में, इसलिए कि अगर आप कहीं ऐसा ट्रायल बैलेंस देखें जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नज़र ना आए और आपको परचेजेस का अकाउंट नज़र आए, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे किस तरह से वर्किंग हुई हुई है और यहाँ पे कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.